में शुरू हुआ सांस के जरिए ली जाने वाली कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल। जी हां, चीन में सांस के जरिए ली जाने वाली कोरोना वायरस वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। यह सांस के जरिए ली जाने वाली दुनिया की संभवतः पहली वैक्सीन है। इसका इस्तेमाल वैक्सीन की 2 खुराकें ले चुके लोगों को बूस्टर खुराक देने के लिए हो रहा है। इसे चीनी बायोफार्मा कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स ने तैयार किया है और यह कंपनी की एक खुराक वाली एडिनो वायरस वैक्सीन का एयरोसोल वर्जन है। वैक्सीन एक धुंध की तरह है जिसे मुंह के जरिए अंदर खींचा जाता है। एक सफेद कप पर लगी हुई छोटी नोजल के जरिए इसे मुंह में दिया जाता है। धीरे धीरे वैक्सीन अंदर जाने के बाद 5 सेकंड तक सांस को रोके रखना होता है। वैक्सीन लेने की यह प्रक्रिया 20 सेकंड की होती है। शंघाई के एक नागरिक ने बताया कि यह दूध वाली चाय पीने जैसा है और इसका स्वाद थोड़ा मीठा होता है। सांस या नाक के जरिए ली जाने वाली वैक्सीनों के कई फायदे होते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि इनकी खुराक देना आसान होता है और इसके लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इससे गरीब और लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था वाले देशों में भी वैक्सीनेशन आसान हो जाता है। इसके साथ ही जिन लोगों को इंजेक्शन लेने से डर लगता है, वैसे लोग भी बिना सुई लगाए ही इस वैक्सीन को लेने के लिए आगे आते हैं। ट्विटर के बॉस बनते ही एक्शन में आए एलन मस्क, सीईओ पराग अग्रवाल और पॉलिसी चीफ को किया टर्मिनेट। जी हां, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ट्विटर के बॉस बनते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। खबर है कि एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और सीएफओ नेड सेगल को पद से हटा दिया है। इतना ही नहीं, दोनों को कंपनी हेडक्वार्टर से भी बाहर निकलवा दिया। इसके अलावा पॉलिसी चीफ विजया गाड्डे को भी बाहर का रास्ता दिखाए जाने की खबर है। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट की संख्या को लेकर पराग अग्रवाल पर उन्हें और ट्विटर इन्वेस्टर्स को गुमराह करने का आरोप लगाया था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स ने सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि जब पराग अग्रवाल और नेड सहगल को ट्विटर से बाहर निकालने का फैसला किया गया, उस वक्त दोनों सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर में ही मौजूद थे। हालांकि ट्विटर ने अधिकारियों को निकाले जाने को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन मस्क की इस कार्रवाई से ट्विटर कर्मचारियों में खलबली सी मची हुई है। दरअसल पहले इस तरह की खबरें थी कि ट्विटर की कमान मिलते ही एलन मस्क ट्विटर से 75% कर्मचारियों को निकाल देंगे। हालांकि मस्क ने ट्विटर कर्मचारियों से कहा कि उनकी 75% कर्मचारियों की छटनी करने की कोई योजना नहीं है। बता दें कि एलन मस्क ने 13 अप्रैल को ट्विटर खरीदने का ऐलान किया था। इस डील के लिए उन्होंने $44 अरब का ऑफर दिया था। हालांकि उस दौरान उन्होंने डील को होल्ड पर रख दिया था, लेकिन इस महीने की शुरुआत में उन्होंने डील को पूरा करने का फैसला किया और गुरुवार को अचानक सिंक लेकर ट्विटर के दफ्तर में पहुंच गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। नवंबर महीने में पूरे 10 दिन बैंक रहेंगे बंद, जल्द निपटा लें अपने काम। जी हां, बता दें दशहरा और दिवाली की छुट्टियों के बाद अब आने वाले नवंबर महीने में बैंक पूरे 10 दिन बंद रहेंगे। 6 शनिवार और रविवार को मिलाकर नवंबर महीने में कई सारी छुट्टियां भी हैं। यही वजह है कि शनिवार और रविवार के अलावा 4 दिन हॉलीडे की वजह से बैंक बंद रहेंगे। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक ये सभी छुट्टियां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत होंगी। इसके पहले अक्टूबर में बैंक 21 दिन बंद थे। ऐसे में अगर आपका भी बैंक में कोई जरूरी काम है तो जल्द अपना काम निपटा लें। आपकी परेशानी न हो, इसके लिए हम आपको बैंक की छुट्टियों की पूरी लिस्ट बता रहे हैं ताकि बैंक जाने पर आपके सारे काम आसानी से हो जाएं। बता दें कि 11 नवंबर को कनकदास जयंती या वांगला महोत्सव के मौके पर बेंगलुरु और शिलोंग में बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ 13 नवंबर को सिंह कुत्सनेम के चलते शिलोंग को छोड़कर सभी सर्किलों में बैंक खुले रहेंगे। इनके अलावा रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार 6 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 20 नवंबर, 26 नवंबर और 27 नवंबर को भी बैंक बंद रहेंगे। इन तारीखों पर बैंक का कोई भी काम नहीं हो पाएगा। अखिलेश यादव को चुनाव आयोग का नोटिस, कहा मुस्लिम यादवों के नाम हटाने के सबूत दें। जी हां, समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने ही बयान की वजह से अब फंस गए हैं। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को एक नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दरअसल सपा चीफ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद 29 सितंबर को कहा था कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और यूपी की हर विधानसभा से मुस्लिम और यादवों के 20,000 वोट वोटर लिस्ट से हटाए गए। कुछ लोगों को तो एक बूथ से दूसरे बूथ पर ट्रांसफर कर दिया गया। अब चुनाव आयोग की ओर से अखिलेश
अखिलेश यादव को इसी बयान को लेकर 10 नवंबर तक का वक्त मिला है। अखिलेश यादव को अपनी टिप्पणी पर सबूत देना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा था कि पूरी मशीनरी ने मिलकर समाजवादी पार्टी को मिली हुई जीत को बीजेपी को दिलवाने का काम किया है। अखिलेश ने कहा था कि चुनाव आयोग से हमें सबसे अधिक उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी के इशारे पर काम किया। सपा चीफ के मुताबिक यूपी में सरकार समाजवादियों की बन गई थी, लेकिन पूरी की पूरी मशीनरी लगाकर सरकार छीन ली गई। प्रधानमंत्री ने दिया पुलिस के लिए एक समान वर्दी का विचार, कहा इस पर विचार करें। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की पुलिस के लिए एक समान वर्दी का विचार दिया है। आंतरिक सुरक्षा पर गृह मंत्रालय के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन यूनिफॉर्म फॉर पुलिस पर बात कही। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक विचार है, मैं इसे आप पर थोपने का प्रयास नहीं कर रहा। इस पर आप विचार करें, यह हो सकता है, यह 5, 50 और 100 सालों में हो सकता है, इस पर विचार करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके हिसाब से देश भर में पुलिस की पहचान एक समान होनी चाहिए। पुलिस की अच्छी छवि बनाए रखना बहुत जरूरी है और इसकी खामियों को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि पुलिस और खुफिया एजेंसियों को दक्षता, बेहतर परिणाम और आम लोगों की सुरक्षा के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने राज्यों को भी एक दूसरे के अच्छे कामों से सीखने का सुझाव दिया है। अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए राज्यों के बीच सहयोग की अपील करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कानून व्यवस्था अब केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, अपराध अब अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय हो रहा है। तकनीक की मदद से अपराधी अब सीमाओं से पार बैठकर अपराध कर सकते हैं। ऐसे में राज्यों और केंद्र सरकार की एजेंसियों के बीच समन्वय जरूरी है। उन्होंने राज्यों से पुराने कानूनों की समीक्षा करके उन्हें संशोधित करने का भी सुझाव दिया। कैब ऑटो वालों ने राइड कैंसिल की तो लगेगा 500 रुपए तक का जुर्माना। यहाँ बदल गए हैं अब नियम। जी हाँ, देश के दक्षिण राज्य तमिलनाडु में यातायात के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर अब ऑटो या कैब राइड कैंसिल करना ड्राइवर को भारी पड़ सकता है। यानी कि अगर कैब या ऑटो ड्राइवर यात्रियों को ले जाने से मना करता है तो उसे 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर गाड़ियों पर जुर्माना बढ़ाकर 25,000 रुपए तक कर दिया गया है। नए नियमों के तहत राइड कैंसिल करने पर 50 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच फाइन देना होगा। बाइक चलाते वक्त मोबाइल के इस्तेमाल पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 10,000 रुपए बतौर जुर्माना चुकाना होगा। बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 5,000 रुपए, सिग्नल जंपिंग पर पहली बार 1,000 और दूसरी बार 10,000 रुपए फाइन देना होगा। ओवर स्पीडिंग करने पर पहली बार 5,000 रुपए और दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह से पहली बार रैश ड्राइविंग के लिए 1,000 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सड़क पर रेसिंग करते हुए पकड़े जाने पर पहली बार आपको 15,000 रुपए देना पड़ेगा, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर यह जुर्माना 25,000 रुपए हो जाएगा। कारों बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने पर 1,000 रुपए, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500 रुपए और नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर अदालत में पेशी के साथ 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को बताया सच्चा देशभक्त, यूक्रेन पर नहीं करेंगे परमाणु हमला। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्र विदेश नीति की जमकर तारीफ की है। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी को एक सच्चा देशभक्त भी बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में बहुत कुछ किया गया है। पुतिन ने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए कहा, यह आर्थिक और नैतिक दोनों रूप से मायने रखता है। भारत और रूस के रिश्तों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच एक खास संबंध है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन ने मॉस्को स्थित थिंक टैंक वालदाई डिस्कशन क्लब के अपने वार्षिक संबोधन के दौरान ये बातें कही हैं। तो वहीं यूक्रेन पर परमाणु हमले की आशंकाओं पर भी रूसी राष्ट्रपति ने विराम लगा दिया है। पुतिन ने साफ कहा है कि हमारी तरफ से यूक्रेन पर परमाणु हमले का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि ना कोई ऐसी तैयारी है और ना ही हमने किसी भी बैठक में न्यूक्लियर हमले की बात कही है। पुतिन बोले कि यूक्रेन पर न्यूक्लियर स्ट्राइक की जरूरत नहीं है, सिर्फ मिलिट्री या राजनीतिक स्ट्राइक की जा सकती है। हालांकि पुतिन ने एक तरफ भारत की तारीफ की है तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी वैश्विक प्रभुत्व के लिए डर्टी गेम यानी गंदा खेल खेल रहे हैं। सिर्फ चेहरे पर ही नहीं बल्कि होठों पर भी सनस्क्रीन लगाना है जरूरी। जी हाँ, हम रोजाना अपना स्किन केयर रूटीन जैसे क्लीजिंग, मॉइस्चराइजिंग करके अपने स्किन का ख्याल रखते हैं। स्किन का ख्याल रखने के मामले में सनस्क्रीन सबसे पहले आता है।
कोई भी स्किन केयर रूटीन SPF के बिना पूरा नहीं होता है, लेकिन अगर आप सनस्क्रीन अपने पूरे फेस पर लगा रहे हैं और होठों पर नहीं लगा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। स्किन एक्सपर्ट्स के अनुसार आपके होठों के लिए SPF जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको लिप पिगमेंटेशन, एजिंग के निशान आना, एलर्जी और लिप कैंसर हो सकता है। होठों का रंग बदलना, रूखा सूखा हो जाना इसके लक्षण हैं। इससे बचने के लिए आपको SPF का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि होठों के लिए कौन सा SPF बेहतर है। डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार होठों के लिए SPF 30 या उससे ज़्यादा का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे आप SPF 15 या 13 के बीच में भी चुन सकते हैं। इसके साथ ही ध्यान रखें कि आपके SPF में UVA प्रोटेक्शन और UVB प्रोटेक्शन जरूरी हो। इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर, घाटी में दोबारा धारा 370 लगाने की मांग। जी हां, 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया है और भारत के खिलाफ जहर उगला है। OIC ने जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 लगाने और वहां के लोगों को अपने फैसले लेने के अधिकार की बात कही है। संगठन ने ट्वीट किया कि 27 अक्टूबर को कश्मीर पर भारत के कब्जे को 47 साल पूरे हो गए हैं। वह जम्मू कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को लेकर उनके साथ है। OIC संगठन ने नरेंद्र मोदी सरकार से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने की मांग की है। इसके साथ ही कहा कि जो भी कश्मीर में डेमोग्राफिक बदलाव किए जा रहे हैं उन्हें रोकने के लिए एक कदम उठाएं। इसके साथ ही UN सिक्योरिटीज काउंसिल के प्रस्तावों के मुताबिक कश्मीर मुद्दे को सुलझाने की कोशिशें तेज करने की मांग की है। इस्लामिक संगठन के इस बयान के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर प्रेशर बनाया जा सके। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब कश्मीर के मुद्दे पर OIC ने बयान दिया है। हालांकि भारत कई बार OIC को आगाह कर चुका है कि वह कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आगे न बढ़ाए। बता दें कि 27 अक्टूबर को भारत इन्फेंट्री डे के रूप में मनाता है। वहीं इस दिन भारतीय सेना ने घुसपैठियों को खदेड़ते हुए कश्मीर के बड़े हिस्से को पाकिस्तान के कब्जे से बचाया था। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिण केरल में हल्की बारिश संभव है। दिल्ली और NCR में हल्की उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं जारी रहेंगी। आज का सुविचार, जो व्यक्ति शारीरिक शक्ति से दुर्बल लेकिन मन की शक्ति से शक्तिशाली हो उसे दुनिया का कोई ताकत हरा नहीं सकता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर